हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल फीवर में। जैसा कि आपको मालूम है, सीटेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और सीटेट का 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। यहाँ तक कि 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे कम से कम 6-7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सेम टू सेम वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उसी थीम पे आधारित थे। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करके जाएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज ये ईवीएस का पेपर है और ईवीएस का पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ना है एग्जाम टाइम पे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते टाइम भले ना 3 बार क्वेश्चन को पढ़ें, लेकिन जब आपका एग्जाम हो तो जरूर आप 3 बार क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने देख लिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। दूसरा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार और सीमेंट से ढक गई है। फिर कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। जल्दी से आंसर बताइए। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से आप सही आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुओं के सूखने का कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन फिर भी आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन को कोल तार और सीमेंट से ढक दिया गया है। ये भी सही है आपका। जाहिर सी बात है, जब मिट्टी के ऊपर आप सीमेंट की परत चढ़ा देंगे, ठीक है, कोई तो वर्षा का पानी मिट्टी से नीचे नहीं जा पाएगा, तो आपका वाटर लेवल भी डाउन होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही जा रहा है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां हैं। इससे क्या लेना देना है भाई कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। ये अच्छी बात है, अगर हर घर में टोटियां लगी हैं और कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है तो फिर कुओं का तो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से सही नहीं है। मेरे ख्याल से क्या, वैसे भी ये सही नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि भूमि का जितना पानी होता है ना, उसको खींचने के लिए हम बहुत सारी मोटर लगवाते हैं। बहुत सारे विद्युत मोटर चालित पंप भी लगाए जाते हैं, जिससे कि जमीन का जितना भी पानी है वो ऊपर हम लोग खींच लेते हैं, लेकिन जमीन में उतनी ही मात्रा में पानी जाए इसके लिए हम ध्यान नहीं देते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देती हूँ कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 3 उसमें ऑप्शन सही लग रहे थे, उसी तरह इसमें भी ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है और सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो गाइस, चारों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ईवीएस के अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। तो इसमें आपसे कह रहा है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, तो ये आपका गलत आंसर है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, कोई मतलब नहीं बनता है इसका।
और फिर नेक्स्ट है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। नहीं भैया, कैसे इसी प्रकार निर्धारित कर देंगे, बच्चों को ध्यान में रख करके इसको निर्धारित करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। किस आयु वर्ग के? प्राथमिक स्तर के बच्चों की यहाँ पे बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो बताइए, अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में या काबुल में? कहाँ पे रेत के टीले आपके पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात, देखिए बर्लिन में नहीं पाए जाते हैं, काबुल में भी नहीं पाए जाते हैं, थिम्पू में भी नहीं पाए जाते। यहाँ पे आप देखिए, आपसे एक वर्ड है यहाँ पे, रेत के पहाड़। ठीक है, तो रेत के पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में बहुत बड़ा रेगिस्तान है और वहां पे रेगिस्तानों में ये रेत के पहाड़ पाए जाते हैं। तो ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? मतलब कि जो आपका ईवीएस है उसके अध्ययन में के लिए पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर एक थीम को बनाया गया है, क्यों प्रस्तावित किया गया है इसको? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, देख लेते हैं। सी, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिलेंगे। फिर है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए क्यों भाई, हम क्यों पाठों को यहाँ पे कम करेंगे? और उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ये भी आपका नहीं है। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, आई थिंक ये राइट आंसर है। लेकिन हम एक ऑप्शन भी देख लेते हैं, बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। जी नहीं, यहाँ पे बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है ना। जब हम छोटे बच्चे, जैसे हम प्राइमरी स्तर को लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं, प्राइमरी स्तर के बच्चों को अगर हम कुछ पढ़ाते हैं तो क्या आप उसको किताब में जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ करके सुना दोगे तो क्या वो समझ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं समझ पाएगा जब तक कि आप उसके बाहरी जीवन से चीजों को जोड़ करके, ठीक है, कोई चीज आप उनको नहीं समझाते हो, तब तक वो नहीं चीजों को समझ पाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने कक्षा 5 की एक बुक है या फिर सीटेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है, अगर आपने पर्यावरण की ईवीएस की खासकर आपने बुक देखी होगी तो वहाँ पे आपको चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन चैप्टरों में से कौन कौन से चैप्टर इसमें है और कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कि उसमें नहीं है। देखिए, तो आवास आपका है, ठीक है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी है, काम और खेल आई थिंक ये नहीं है, फूड भोजन भी आपका है। देखिए, काम और खेल की अगर हम बात करें तो ये आपकी पर्यावरण एवं मित्र नाम से एक थीम है, उसका ये उपभाग है। ठीक है, उप थीम है, यानी कि जैसे कि इकाई होती है, किसी लेशन के अंदर इकाइयों में हम विभाजित कर देते हैं, उसमें है आपका काम और खेल। तो सी इज द राइट आंसर। बाकी अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 16 दिसंबर के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अब मुझे वर्डिंग नहीं उसकी याद है क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है सीटेट का, तो उसमें आई थिंक कुछ वर्डिंग चेंज थी, लेकिन था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप इसमें देख लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं। मैं ओरली आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं। देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की पुस्तक दी हुई है ना, उसको 6 थीमों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला आपका जो चैप्टर है वो है परिवार एवं मित्र का, दूसरा आपका जो चैप्टर है वो भोजन का है, तीसरा आपका चैप्टर है पानी का, चौथा आपका चैप्टर है आवास का, और पांचवा आपका जो चैप्टर है वो है यात्रा का, और छठवां जो आपका चैप्टर है वो है हम चीजें कैसे बनाते हैं। और इन सब के अंदर आपको उप थीम मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं।
निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है? पहला आपका ऑप्शन है कक्षा, देखिए 1 और 2 की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। 1 और 2 के विषय में क्या सच है? ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन के साथ ही आंसर करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, क्या ये सही है? नेक्स्ट ऑप्शन है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपने देख लिए हैं। 4 में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पहला वाला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि क्या। तो गाइस आप ये पहला ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हो, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है। तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का जो संपादन है वो भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो ए इज योर राइट आंसर। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित दोनों के माध्यम से किया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना था, तो बेस्ट आपका ए है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, यानी कि वहाँ पे ईवीएस की कोई बुक नहीं चलती है, ठीक है। लेकिन इससे जो जुड़े मुद्दे होते हैं उनको भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाता है, यानी कि आपकी जो भाषा की लैंग्वेज की बुक होती है, हिंदी इंग्लिश, और जो मैथ की बुक होती है उसके माध्यम से ही पर्यावरण को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इनकी जो मैथ की पुस्तक होती है उसमें ऐसे क्रियाकलाप दिए होते हैं जिसमें कि आप पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और 2 के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हो। अलग से कोई बुक इनके लिए नहीं बनाई गई है। और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मतलब किसके लिए अलग पुस्तक बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होंगे। तो ये आप इसको याद रखिएगा कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की अलग से बुक नहीं बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो चलिए बताइए कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना के लिए क्या चीज ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये बेस्ट ऑप्शन होता है। वैसे एक्टिव, जहाँ पे एक्टिव आ जाए या सक्रियता आ जाए या लचीलापन आ जाए, ठीक है, तो वहां पे वो आंसर पॉजिटिव होते हैं, वहां पे आपको आंख बंद करके टिक कर देना है। फिर भी हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद ऑप्शन है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। क्यों भैया बच्चों के ज्ञान को शिक्षक ज्ञान से क्यों जोड़ेंगे? पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। अगर आप बाहर की मतलब जो बच्चा होता है उसके रियल लाइफ से जुड़े हुए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे पर्यावरण के जब आप पढ़ा रहे होंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर इस तरह का कोई आंसर आपको दिखता है तो भी आपको पॉजिटिव ही लगाना है। चलिए लेकिन देख लेते हैं क्या इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर होंगे या फिर बेस्ट आंसर आपको चूज करना है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बेस्ट है। देखिए यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ में, यानी ए, सी और डी, ठीक है। ए, सी और डी इसमें आपके राइट आंसर है। आप चाहें तो इसको फिर से पीछे करके इसके ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? यानी बच्चों को किस तरीके से उस विषय से जोड़ा जाए, उसमें किस तरीके से उनका इंटरेस्ट हो, किस तरीके से उसको पढ़ाया जाए, है ना, जिससे कि बच्चे उसमें रुचि लें। तो चलिए देखते हैं पाठ्य पुस्तक का पठन। क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ा करके आप उससे बच्चे को जोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, क्या बड़े बड़े व्याख्यान दे करके आप जोड़ सकते हो बच्चे को? बिल्कुल नहीं। कक्षा निदर्शन, बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका डी के साथ, किस्से और कहानियों के माध्यम से आप पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ सकते हो, ये एक प्रभावशाली युक्ति हो सकती है।
क्यों हो सकती है? क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। देखिए यहाँ पे सच नहीं है आपको बताना है, तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बिल्कुल जी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बच्चों को ध्यान में रख करके पर जो भी प्राइमरी स्तर की बुक्स बनती हैं या जूनियर स्तर की बनती हो, बच्चों को ध्यान में रख करके ही बनती हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, अभी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो समावेशी शिक्षा व्यवस्था है और इसमें बाल केंद्रित शिक्षा का ही प्रचलन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है आपका, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। अच्छा, बिल्कुल देता है, ठीक है, देना भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। बिल्कुल नहीं देता है, और अगर ऐसा होता है तो नहीं देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट फिर भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, तो जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। लेकिन ये जो ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पे बल देता है, ये गलत है, यानी यही सही आंसर है आपका, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है आपसे, है ना। अध्ययन के संबंध में क्या सच नहीं है, तो क्या सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पे बल देता है, ये सच नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है? देखिए कक्षा में जब भी कोई शिक्षक होता है कि बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी कराता है, जो भी पढ़ा रहा होता है, तो उससे संबंधित क्रियाकलाप उनसे करवाए जाते हैं, एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं को करने का उद्देश्य क्या है? तो चलिए ऑप्शन पे नजर डाल लेते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना। फिर दूसरा ऑप्शन है बच्चों को खोजने का अवसर देना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ऑप्शन आप सही से देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे ले चलती हूँ। पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, ये भी लगभग सही है, ठीक है। फिर भी हम सारे ऑप्शन देखने के बाद में ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। फिर है बच्चों को खोजने का अवसर देना, बिल्कुल बच्चों को अपने आप से एक्सप्लोर करने का अवसर जरूर देना चाहिए। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बिल्कुल देना चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। क्यों भैया, क्यों? किसी तरह का विभेद हमें नहीं करना है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हर बच्चे को समान रूप से यहाँ पे देखना है, तो ये मेरे ख्याल से गलत आंसर जाएगा, तो ये आपका गलत चला जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए केवल सी तो नहीं, इसमें बहुत सारे सही लग रहे थे, यानी कि पीछे के तीनों हमें सही लग रहे थे। देख लेते कहीं पे ABC दिया हुआ है, ABC, ठीक है, तो सी इज द योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, नहीं। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। चलिए अब देखते हैं इसमें किस तरीके से आंसर है। इसमें भी आपको, तो मुझे लग भी रहे थे इसमें एक से ज्यादा सही हैं आपके, तो इसमें सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा, ये गलत होगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। पहले बात बेस्ट की हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बेस्ट की नहीं, जो अधिकतर जो सही है उनकी बात हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा और ABC आपके ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ पे भी आपसे नहीं की बात कर रहा है, यानी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहले हम वो पकड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पकड़ते हैं क्या क्या चीजें पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए होनी चाहिए। पहली क्या है आपकी? सहभागिता। आप बताइए क्या सहभागिता एक दूसरे के साथ में पर्यावरण अध्ययन में होनी चाहिए?
तो जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। याद करना बिल्कुल नहीं, जहाँ भी आपको याद करना, रटने से रिलेटेड कोई चीज़ दिखाई पड़ती हो, नेगेटिव वर्ड माना जाता है, ठीक है? तो ये आपको तुरंत कट कर देना है। प्रश्न पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए प्रश्न। अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि बच्चे सीख रहे हैं। न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? याद करना नहीं होना चाहिए। बी इज द योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्व आकलन क्या है, ये आपको बताना है। सीखने के लिए समान आकलन है, सीखने का आकलन है, या सीखने के लिए आकलन है, या फिर CCE है। सीखने के लिए समान आकलन है, सीखने का आकलन है, या सीखने के लिए आकलन है। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है, या फिर CCE है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सीखने के लिए समान आकलन। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन जो होता है ना आपका EVS, उसमें शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन का अवसर देना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्व आकलन बोलते हैं। यहाँ पे स्व आकलन का जो मतलब है, उसका मतलब होता है सीखने के लिए समान आकलन। सीखने के समान आकलन तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा उसके जो निष्पादन, या जो फिर इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं, के नियमों से अवगत हो जाते हैं और उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तब इस प्रक्रिया में वे उद्देश्य के निर्धारण और अपनी प्रगति की जांच और परिणामों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो इसको बोलते हैं स्व आकलन, यानी बच्चा खुद अपना आकलन करने में सक्षम हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बना करके उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यह अधिगम का समर्थन करता है, फिर है यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। अच्छा, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो बताइए, आपने ऑप्शन सारे यहाँ पे देख लिए हैं, राइट आंसर क्या है आपका? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है A और B, ओनली A और B आपके राइट आंसर है, ठीक है। कैसे है राइट आंसर A और B? देखिए, जैसे कोई शिक्षक है, वो खाना किस प्रकार से खराब होता है पर कोई प्रयोग कर रहे हैं और बच्चों के समूह बनाकर उनको उस प्रयोग से रिलेटेड सामग्री देते हैं, ठीक है। और उस सामग्री को वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनका जो उद्देश्य है उसको पाने के लिए वो समूह व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना। तो जैसे कि आपने अभी देखा है, सहपाठी अधिगम का समर्थन, बिल्कुल सही है ये। और बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया, इसमें भी ये सुधार करता है। और एक होता है कि सहयोगात्मक व्यवहार का भी इसमें उन्नयन होता है, सहयोगात्मक व्यवहार को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन ए अभी के लिए फिलहाल A और B आपके सही है, C और D आपके गलत है। तो D इज द योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है, देखते हैं। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल ये उद्देश्य है पर्यावरण का। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन हम अपना आंसर देने के पहले ऑप्शन जरूर सारे पढ़ेंगे कि पूछ क्या रहा है। हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, या फिर हो सकता है कि एक बेस्ट आंसर आपसे पूछ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना होता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है ये। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, जहाँ पे परिभाषाएं और रट्टा मारना ये सब आ जाए, वो आप तुरंत आंख बंद करके गलत मार दीजिए। और बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो देखिए, सारे ऑप्शन सही हैं केवल C को छोड़ करके,
ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा क्या है, यहाँ आपसे पूछा है कि क्या पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो सी को छोड़ करके सारे ऑप्शन सही, यानी कि सारे उद्देश्य हैं, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दी गई कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, और ईवीएस में और भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब मैं आपको कराने वाली हूँ, तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे एक बेल आइकन दिया हुआ है, उसको भी आप टच कर देना, इससे जो भी वीडियोज मेरे आएंगे वो आपको मिल जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या ऐसा होता है? एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को क्या कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल सही है।